बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम PSY 611 एथिकल इश्यूज इन साइकोलॉजी का टोटल लेसन नंबर 36 को स्टार्ट करेंगे। तो लेसन नंबर 36 का नाम है एथिकल इश्यूज इन बिजनेस एंड मेडिकल सेटिंग। लेसन बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि मेडिकल सेटिंग में होने वाले एथिकल इश्यूज या बिजनेस सेटिंग्स में होने वाले एथिकल इश्यूज के बारे में आप स्टूडेंट्स को इस लेसन नंबर 36 में बताया गया है। तो लेसन को स्टार्ट करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है उन व्यूवर्स है या स्टूडेंट्स है जिन्होंने अभी तक साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो काइंडली प्लीज़ साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, क्लासमेट के साथ शेयर करें। और अगर आप मॉडर्न और इस्लामिक साइकोलॉजी को जानना चाहते हैं तो इनर साइकोफ्लिक्स यूट्यूब चैनल पावर्ड बाय साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इनर साइकोफ्लिक्स यूट्यूब चैनल का लिंक भी मिल जाएगा। और आप हम इंस्टाग्राम, टिकटॉक, ट्विटर और फेसबुक में भी फॉलो करते हैं, प्लीज़ फॉलो करते हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम, टिकटॉक, ट्विटर और फेसबुक का लिंक भी मिल जाएगा। लेसन के स्टार्ट में आपको बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताए गए हैं और इसमें कुछ इन द स्टार्टेड एथिकल इश्यूज इन बिजनेस एंड इंडस्ट्री में आपको बताया गया है कि मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स और बिहेवियरल साइंटिस्ट जो बिजनेस या इंडस्ट्री के अंदर काम करते हैं, इनका ना रोल कई डिफरेंट सिचुएशंस में हो सकता है। और इनके रोल्स में क्या क्या शामिल होते हैं? मैनेजमेंट कंसल्टिंग, पर्सनल सिलेक्शंस, ये पहला रोल है। बहुत सी मल्टीनेशनल कंपनीज आजकल ना मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स को ना हायर करी है, जिसमें साइकोलॉजिस्ट का काम एम्प्लॉयज़ को ना सिलेक्ट करना होता है। और ये एम्प्लॉयज़ अपनी टर्नओवर रेट को ना रिड्यूस करने के लिए साइकोलॉजिस्ट का एनालिसिस करवाती है, जिसमें ना इनके प्रोफाइल्स, काम की कमिटमेंट्स और पहले जॉब्स में फेस की गई चैलेंजेस को ना एनालाइज किया जाता है। इस एनालिसिस के बाद साइकोलॉजिस्ट ये डिसाइड करते हैं कि कौन सा कैंडिडेट जॉब के लिए बेस्ट फिट है। ओके, तो मैनेजमेंट कंसल्टिंग पर्सनल सिलेक्शंस के लिए भी जो है वो डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट जो है वो कंपनीज हायर करती हैं। ऑर्गेनाइजेशनल रिसर्च की बात की जाए तो ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट का काम होता है कि प्रोडक्ट्स का रिसर्च करना, कंज्यूमर की बाइंग बिहेवियर को समझना और ये समझना कि लोग किस तरह से शॉपिंग करते हैं। इस रिसर्च से बिजनेस को अपनी प्रोडक्ट्स को ना बेहतर तरीके से मार्केट करने में मदद भी मिलती है। प्रोग्राम एवोल्यूशंस की बात की जाए तो जब कोई न्यू प्रोग्राम लॉन्च होती है इंडस्ट्री में तो साइकोलॉजिस्ट इसकी एवोल्यूशंस करता है, जैसे कि मार्केटिंग मैनेजर्स को हेल्प करता है ताकि ना वो अपनी प्रोडक्ट्स की एडवर्टाइजमेंट ऐसी डिज़ाइन करे जो कंज्यूमर से ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स जनरेट कर सके। ट्रेनिंग की बात की जाए तो इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट एम्प्लॉयज़ के लिए ना ट्रेनिंग प्रोग्राम डिज़ाइन करते हैं। और ये ट्रेनिंग प्रोग्राम ई लर्निंग, इन हाउस क्लास, ऑफ साइट ट्रेनिंग या कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग हो सकती है, जो एम्प्लॉयज़ को इनके स्किल्स और एक्सपर्ट्स को इन्हेंस करने में मदद करती है। कंज्यूमर साइकोलॉजी की बात की जाए तो साइकोलॉजिस्ट कंज्यूमर की बाइंग बिहेवियर को भी स्टडी करता है और ये देखता है कि लोग किस टाइप के पैकेजिंग, एडवर्टाइजमेंट और रिटर्न पॉलिसी को ज़्यादा पसंद करते हैं। और इस रिसर्च से बिजनेस को ना अपनी प्रोडक्ट्स को इफेक्टिवली एडवर्टाइज करने में मदद भी मिलती है। एडवर्टाइजिंग एप्लीकेशंस, साइकोलॉजिस्ट ये भी देखता है कि किस तरह की प्रोडक्ट है, फीचर्स है, कलर स्कीम्स और विजुअल एडवर्टाइजमेंट में ना अट्रैक्टिव होती है और ये हेल्प करते हैं बिजनेस को ज़्यादा इफेक्टिव एडवर्टाइजमेंट बनाने में। पब्लिक रिलेशन सर्विसेज की बात की जाए तो ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट ये एनालाइज करते हैं कि कस्टमर सर्विसेज किस तरह की है और जो एक ब्रांड को ज़्यादा पॉपुलर बनाए, जैसे कि आफ्टर सेल सर्विसेज, रिटर्न एंड एक्सचेंज पॉलिसीज एंड कस्टमर डीलिंग्स या और ये ना सर्विसेज कस्टमर के ब्रांड के साथ कनेक्शंस को इम्प्रूव भी करते हैं। ओके, मार्केटिंग स्टडीज़ की बात की जाए तो साइकोलॉजिस्ट ये भी एनालाइज करते हैं कि किस वक्त किस प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट करना चाहिए ताकि वो ज़्यादा इफेक्टिव हो। और ये मार्केटिंग स्ट्रेटजीज को ऑप्टिमाइज करने में मदद भी करते हैं। अच्छा, कुछ एथिकल चैलेंजेस हैं बिजनेस सेटिंग्स में और इनको हम देखेंगे नीचे। अब ये दो तरह के एथिकल चैलेंजेस हैं। तो बिजनेस सेटिंग्स में ना मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स को ना कुछ एथिकल चैलेंजेस का सामना करना होता है और ये चैलेंजेस दो रीजंस की वजह से होती हैं।
नंबर 1 पे के स्पेशल डिमांड्स ऑफ दियर रोल, इसमें क्या होता है, ये जो नंबर 1 पे जो चैलेंज है स्पेशल डिमांड्स ऑफ दियर रोल, इसमें ये होता है कि जब कोई एक कंट्रोवर्शियल प्रोडक्ट्स जैसे कि सिगरेट का एडवर्टाइजमेंट बनाना हो तो साइकोलॉजिस्ट को ना एक एडवर्टाइजमेंट बनाते हैं कई एथिकल डायलेमा फेस करने पड़ते हैं। सिगरेट एक हेल्थ हैजर्ड है, लेकिन बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ना इनका बेचना ज़रूरी होता है, और इस केस में ना साइकोलॉजिस्ट को अपनी प्रोफेशनल एथिक्स को ध्यान में रखते हुए काम करना होता है। ओके, नंबर 2, एथिकल चैलेंज की बात की जाए जो बिजनेस सेटिंग्स में साइकोलॉजिस्ट को फेस करना पड़ता है, वो ये कि अगर एक इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट को एक जॉब, मतलब कि दूसरा जो चैलेंज है वो कन्फ्लिक्टिंग एथिक्स ऑफ बिजनेस एंड मेंटल हेल्थ के नाम से है। तो इसमें ये होता है कि अगर एक इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट को एक जॉब पे इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम पर काम करने को कहा जाता है, जिसमें ना वो असेंबली लाइन वर्कर्स के लिए काम की क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए सजेशंस देते हैं, लेकिन जब रिपोर्ट मैनेजमेंट को दी जाती है तो वो उसे ना इम्प्लीमेंट नहीं करते और ये कह देते हैं कि रिपोर्ट टाइम के बाद आई है, और तो साइकोलॉजिस्ट को ना फ्रस्ट्रेशंस होती है, और इस सिनेरियो में ना साइकोलॉजिस्ट की ये ड्यूटी होती है कि वो अपनी क्लाइंट मतलब कंपनी की कॉन्फिडेंशियलिटी को वायलेट ना करे। लेकिन इनको ना मतलब साइकोलॉजिस्ट को ना अपने काम की वैल्यू को समझने में भी चैलेंजेस समटाइम फेस हो जाते हैं। ओके, कंक्लूजन मैं आपको ना आसान वर्डिंग में समझा देता हूँ। कंक्लूजन की फॉर्म है कि मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स को ना बिजनेस और इंडस्ट्री में ना काम करते वक्त कई एथिकल इश्यूज फेस करने पड़ते हैं, और इन्हें अपनी प्रोफेशनल एथिक्स और बिजनेस नीड्स के बीच बैलेंस बनाना पड़ता है, और ये इनकी ना रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपनी इंटीग्रिटी को बनाए रखे और अपनी प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हुए बिजनेस की डिमांड्स को समझ कर काम करें। ओवरऑल मैं आपको एक मिसाल फिर दोबारा वही दे देता हूँ सिगरेट वाली, कि जैसे कि अगर एक साइकोलॉजिस्ट को सिगरेट की एडवर्टाइजमेंट पर काम करना है तो इन्हें ना सोचना होगा कि क्या इनका काम किसी हेल्थ हैजर्ड को प्रमोट कर रहे हैं या नहीं, क्या इनका ये काम है, और ये इनके ना प्रोफेशनल एथिक्स के अगेंस्ट भी जा सकता है, लेकिन बिजनेस के लिए ज़रूरी हो सकता है। ओके, अब आते हैं हम एथिकल इश्यूज इन मेडिकल सेटिंग्स की तरफ। इसमें बहुत कुछ आपको फैक्ट्स बताए गए हैं जो स्पेशली मेडिकल सेटिंग्स में जो है वो स्टूडेंट इंटरेस्टेड है, मतलब कि किसी भी हॉस्पिटल में या क्लिनिक में काम करना चाहता है तो एथिकल इश्यूज किस टाइप के फेस करने पड़ सकते हैं कोई भी स्टूडेंट या फ्रेश साइकोलॉजिस्ट जो है वो, तो ये इसको फुली कॉन्शियस अवेयरनेस के साथ सुनिएगा। इसमें आपको बताया गया कि मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स जैसे कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और हेल्थ साइकोलॉजिस्ट अक्सर ना मेडिकल सेटिंग में काम करते हैं, और ये लोग ना ज़्यादातर फिजिशियंस के सुपरविजन्स में काम करते हैं, जैसे कि डिपार्टमेंट्स ऑफ साइकेट्री या पेडिट्रिक्स में कभी कभी, और ये अलग डिपार्टमेंट्स में भी ऑर्गेनाइज होते हैं, जैसे कि मेडिकल साइकोलॉजी, सोशल वर्क या फैमिली सर्विसेज। और कोलैबोरेशंस और इंटीग्रेशंस का भी इम्पोर्टेंस होता है मेडिकल सेटिंग में। मतलब ये कि मेडिकल सेटिंग में ना कॉम्प्लिकेटेड पेशेंट्स की सक्सेसफुल डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट के लिए सोशल, साइकोलॉजिकल और मेडिकल केयर का इंटीग्रेशंस और एक कोलैबोरेटिव अप्रोच ज़रूरी होता है। मिसाल के तौर पर एक पेशेंट्स में ना अल्सर का कंप्लेंट्स के मतलब ये कि एक पेशेंट्स हॉस्पिटल में अल्सर के कंप्लेन के साथ आया है, लेकिन जब साइकोलॉजिस्ट ने इसका इसकी हिस्ट्री लिया है ऐसे पेशेंट की जो अल्सर में मुब्तला है, तो पता चला है कि इसका अल्सर स्ट्रेस और एंग्जाइटी की वजह से है। साइकोलॉजिस्ट पेशेंट की लाइफ में स्ट्रेस का सोर्स ढूंढने में मदद करता है, जैसे कि घर का इन्वायरमेंट या वर्क सेटिंग। इस केस में ना साइकोलॉजिस्ट और डॉक्टर जो है वो मिलकर काम करना इनका आपस में ज़रूरी है। अच्छा, मज़ीद ये कि एक और एग्जांपल भी दी गई है, तो एक टीनेजर लड़की को ना हॉस्पिटल में एनोरेक्सिया नर्वोसा के ट्रीटमेंट के लिए रेफ़र किया गया। साइकोसोमैटिक यूनिट के स्टाफ ने ना आइडेंटिफाई किया कि इसकी इमोशनल प्रॉब्लम्स के पीछे ना फैमिली स्ट्रेस हो सकता है या स्ट्रेसर हो सकता है। तो 2 मंथ के ट्रीटमेंट के बाद ना और फिजिशियंस और साइकोथेरेपिस्ट की कोलैबोरेटिव एफर्ट्स के ज़रिए लड़की काफ़ी बेहतर होगी है। अच्छा, ईटिंग डिसऑर्डर और रेफरल प्रोसेस भी है इसमें।
तो ईटिंग डिसऑर्डर्स जैसे कि एनोरेक्सिया नर्वोसा और बुलिमिया नर्वोसा के पेशेंट्स अक्सर ना डायरेक्टली साइकेट्री डिपार्टमेंट के पास नहीं जाते, बल्कि वो पहले डेंटिस्ट्री या स्टोमक इश्यूज की कंप्लेन के लिए डॉक्टर्स के पास जाते हैं। जब डॉक्टर इन डेप्थ हिस्ट्री लेता है तब इन्हें पता चलता है कि पेशेंट का मसला जो है वो साइकोलॉजिकल है, और फिर इसे ना क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट या हेल्थ साइकोलॉजिस्ट के पास जो है वो रेफ़र कर दिया जाता है। मज़ीद ये कि मेंटल हेल्थ प्रैक्टिशनर की एक्सपर्टाइज और लिमिटेशंस भी आपको बताई गई है इसमें, यहाँ से लेके यहाँ तक नीचे क्या क्या शामिल है। मेंटल हेल्थ प्रैक्टिशनर इन मेडिकल सेटिंग्स में किस टाइप की एक्सपर्टाइज या लिमिटेशन शामिल है। नंबर 1 पे कि इन इंटरडिसिप्लिनरी कोलैबोरेशंस इन आउट पेशेंट सेटिंग्स, इसमें ये होता है कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स के साथ मिलकर काम करना ज़रूरी होता है। और नंबर 2 पे कम्पिटेंसीज मेंटेन करना, मतलब ये कि एजुकेशन एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस से साइकोलॉजिस्ट अपनी कम्पिटेंसी इम्प्रूव करता है। अच्छा, हाउ टू डील विद सच इश्यूज़ को कैसे हैंडल करें। तो मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स को ना अपनी सर्विसेज के अप्रोप्रिएट रोल को समझना चाहिए। नंबर 1 पे कि अपनी एक्सपर्टाइज की बाउंड्रीज और रिकॉग्नाइज करनी चाहिए, और नंबर 2 पे कि प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स को अपहोल्ड करना चाहिए। ओवरऑल आपको इसमें बताया गया था इस यहाँ तक मेडिकल सेटिंग्स में ये पूरी मेडिकल सेटिंग्स को लेकर आपको कुछ इस तरह से इसमें इश्यूज बताए गए थे एथिकल के। मेडिकल सेटिंग्स में ना साइकोलॉजिस्ट का रोल कोलैबोरेटिव और इंटीग्रेटिव अप्रोच पे बेस करता है, और इन्हें पेशेंट्स के फिजिकल और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को ना साथ लेकर चलना पड़ता है। ईटिंग डिसऑर्डर जैसे कि कम्प्लेक्स केसेस के लिए ना इनका काम रेफरल और डिटेल हिस्ट्री लेने के लिए ज़रूरी होता है। अपनी कॉम्पिटेंसी को मेंटेन करते हुए और एथिकल स्टैंडर्ड को अपहोल्ड करते हुए इन्हें अपनी एडवर्टाइज के अंदर रहकर काम करना होता है। एडवर्टाइजर एडवर्टाइज से मरा दिया है कि जो इनकी एक्सपर्टाइज़ है या फिर जो इनका स्किल्स हैं उसी की बेस पे। अगर मैं इस्लामिक साइकोलॉजिस्ट हूँ और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ तो मैं ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट नहीं बन सकता, क्योंकि वो मेरी एक्सपर्टाइज़ नहीं है। तो जो मेरी एक्सपर्टाइज़ होगी उसी के अंदर रह कर मैं काम करूँगा। और कोई मुझे कहे कि कंज्यूमर बिहेवियर का काम कर दो या फिर आप काउंसलिंग कर दो, काउंसलिंग भी करते हैं जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होते हैं, लेकिन यह है कि उसमें भी एक स्पेसिफिकेशंस आ जाती है। अगर काउंसलिंग एज अ काउंसलर बन रहे हो तो उसमें भी स्पेसिफिकेशंस होते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि हर टाइप की आप काउंसलिंग कर सको, क्योंकि काउंसलिंग जो होता है वो सेंसिटिव इशू होता है। फैमिली काउंसलिंग अलहदा होती है, चाइल्ड काउंसलिंग अलहदा होती है, ठीक है, उसमें भी काफ़ी स्पेसिफिकेशंस आ जाती है। बिजनेस काउंसलिंग आ जाती है, कंज्यूमर काउंसलिंग आ जाती है। ओवरऑल तो ये था आपके लेसन नंबर जो है वो 36 से। कैसे लगा कमेंट्स में लाजमी बताएं। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या इंपॉर्टेंट है मैं आप स्टूडेंट्स को बता दूं। इसमें जो जो इंपॉर्टेंट है इन द स्टार्टेड मैंने आपको मतलब शुरू से ही कहता आ रहा हूँ कि जो हाईलाइट किए हुए पॉइंट है यही इंपॉर्टेंट है। आपसे घुमा पड़ा के इन्हीं में से पूछा जाएगा। अब किस तरह से लॉजिकली या कंसेप्चुअल पूछा जा सकता है मैं आपको थोड़ा थोड़ा आपको इन द स्टार्टेड इस लेसन से मैं बताता हूँ कि क्या क्या पूछा जा सकता है शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चंस में या एमसीक्यूज में। अच्छा, इसमें यह है कि मैनेजमेंट एंड कंसल्टिंग के पर्सनल सिलेक्शंस की बात की जाए तो इसमें आप स्टूडेंट्स से कुछ इस तरह से घुमा फिरा के पूछा जाएगा कि जैसे कि हायरिंग पर्सनल सिलेक्शंस एंड रिक्रूटमेंट्स ये किस में होती हैं, मैनेजमेंट कंसल्टिंग पर्सनल सिलेक्शंस में होती है। और ऑर्गेनाइजेशनल रिसर्च में साइकोलॉजिस्ट क्या काम करता है, कंज्यूमर साइकोलॉजी ऑफ कंज्यूमर के बिहेवियर को एनालिसिस करता है, और साथ में सीरियल प्रोडक्ट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस को रिसर्च करता है साइकोलॉजिस्ट। और ये कौन कर रहा होता है, इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट कर रहा होता है, इंडस्ट्रियल या ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट कर रहा होता है। ओके, और इसके अलावा फिर इसी तरह प्रोग्राम एवोल्यूशंस के बारे में भी घुमा पड़ा के इसी तरह पूछा जा सकता है। सपोज अगर यहाँ पे अगर कोई एग्जांपल दी गई है डिज़ाइनिंग एडवर्टाइजमेंट ऑफ जो प्रोडक्ट्स होती है या मार्केटिंग स्ट्रेटजीज होती है, तो ये कौन कर रहा होता है, साइकोलॉजिस्ट किस में कर रहा होता है, प्रोग्राम एवोल्यूशंस की फॉर्म में कर रहा होता है, ये रोल होता है उसका तब साइकोलॉजिस्ट का। इसी तरह ई लर्निंग को लेकर एक्सेट्रा, तो ये घुमा फिरा के आपसे इसी तरह पूछा जा सकता है। नीचे आया जाए तो फिर किस टाइप के इश्यूज़ का सामना करना पड़ता है बिजनेस सेटिंग में या इंडस्ट्रियल सेटिंग में एक साइकोलॉजिस्ट को प्रोफेशनली तौर पर। तो ये दो तरह की मैंने आपको बता दिए थे कि स्पेशल डिमांड्स की वजह से कि, और दूसरा ये है कि
वो काम जो साइकोलॉजिस्ट कर रहा है, लेकिन वो मैनेजमेंट ने वो काम नहीं किया। जो क्या होता है कि फिर समटाइम फ्रस्ट्रेशंस हो जाता है, तो फिर जो बिज़नेस की कॉन्फिडेंशियलिटी होती है ना, वो भी मेंटेन रखना लाजमी होता है साइकोलॉजिस्ट के लिए। ओके। और इसी तरह जो है वो एथिकल इश्यूज इन मेडिकल सेटिंग्स में भी आपको कुछ बताए गए थे पॉइंट्स, जैसे कि इसमें अगर बात की जाए तो हेल्थ हेल्थ स्पेशलिस्ट नहीं, मतलब कि हेल्थ जो साइकोलॉजिस्ट है और जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है, इनका आपस में मिलकर काम करना ज़रूरी होता है। इसी तरह जो मेडिकल सेटिंग में जो डॉक्टर्स होते हैं वो भी मिलकर काम कर रहे होते हैं। ओके, तो इनका आपस में मिलकर काम करना ज़रूरी होता है, ताकि पता चल सके कि जो रीज़न क्या है, क्या वो साइकोलॉजिकल रीज़न है या फिर उसके पीछे कोई ना कोई एक फैक्ट जो डीप एंड डीप पॉइंट्स जो छुपा हुआ है उसको एनालाइज या सिम्टम्स को कैच कर सके। ओके। और इसी तरह जो है वो मेंटल हेल्थ, यहाँ से मेडिकल सेटिंग्स में जो है वो एक्सपर्टाइज और लिमिटेशंस किस टाइप की होती है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको मैंने पूरा हाईलाइट तो नहीं किया, लेकिन अगर मैं हाईलाइट कर लूँ तो ये छोटे छोटे लेसन है, ये एथिकल इश्यूज इन साइकोलॉजी के। तो खैर मैंने इसको हाईलाइट कर ही लिया है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लाजमी पूछा जा सकता है। ओवरऑल इंशाल्लाह मिलते हैं लेसन नंबर 37 में। टिल देन थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।